Hello everyone, good morning. So welcome to YouTube channel of ambitiouspapa.com. So today 7 जून लेकर आए हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस क्लासेस फर्स्ट। ये फर्स्ट क्लास है और इसके पहले की जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें हम लोगों ने शेड्यूल डिफाइन किया था वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। तो आप लोग इंट्रोडक्टरी वीडियोस में देख लेना। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास 1। तो क्या टॉपिक रहेगा बैंकिंग अवेयरनेस क्लास 1 का, इसको देखते हैं। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा आरबीआई, सब्सिडरीज ऑफ द आरबीआई, नबार्ड, एनएचबी और ईसीजीसी। हम लोग सिर्फ इस छोटे पांच पांच छह टॉपिक को कवर करेंगे और हम लोग आरबीआई ये पूरी टॉपिक को आज समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बैंकिंग अवेयरनेस को समझने से सबसे पहले जरूरी क्या है कि एक बार क्विक रिकैप करके देखते हैं कि पूरी इवोल्यूशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग हिस्ट्री को देखते हैं। एक बार बैंक हिस्ट्री, बैंक कैसे इंडिया में डेवलप हुआ, क्या जरूरत पड़ी बैंक आने की और कैसे कैसे उसका फेजेस रहा। ठीक है, ये बैंकिंग अवेयरनेस। हालांकि अब बैंकिंग के एग्जाम्स में अब ये स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के बैंक हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ही कम हो गए हैं, एक दो तीन आते हैं। लेकिन और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हिस्ट्री ऑफ बैंक से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो आइए देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। स्टार्ट करते हैं इनिशियल फेजेस से। सबसे पहले देखो, इसको भी हम लोग तीन एरा में बांट सकते हैं। तीन एरा कहने का मतलब है, एक जो इंडिपेंडेंस से पहले था, दूसरा इंडिपेंडेंस के बाद, और थर्ड जब 1991 में जब इंडिया जब फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी से क्रॉस कर रहा था, उसके बाद का जो फेजेस है ये तीनों बैंकिंग में हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इंडिविजुअल टॉपिक सबका अलग अलग बनेगा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्विक रिकैप करना चाह रहे हैं। 1770 इज एन ईयर वेयर ए बैंक एस्टेब्लिश्ड नोन एज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान का एस्टेब्लिशमेंट 1770 में हुआ था। हालांकि इसका ऑपरेशन जो है 1832 तक आते आते तक सीज हो गया था और ये उतना उतना वो नहीं रहा, कंटिन्यू नहीं किया उसने अपने ऑपरेशन को। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बैंक का जन्म होते रहा, जैसे कि 1786 में, एक जस्ट 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया आया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि इसका भी ऑपरेशन सिर्फ 5 साल तक ही कंटिन्यू हुआ और 1791 में ये बंद हो गया इसका ऑपरेशन। इस तरह करके जो पूरी जो टाइम लाइन है बैंकिंग की, जो पूरी टाइम लाइन है, अगर अगर हम लोग इस तरह से देख समझने की कोशिश करें कि पूरी बैंकिंग की जो टाइम लाइन है वो ऐसे चल रही है। ये रोड मैप था बैंकिंग का। 1770 में और कमर्शियल सॉरी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, फिर 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद से फिर अगर पुरानी बैंकों में देखा जाए कि जो अभी भी एग्जिस्टिंग है, उसमें से आप 1806 को रिमार्केबल कर सकते हो। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। फिर कुछ दिन बाद बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। मैं यही इसी पे टाइमलाइन यही पे लिख रहा हूँ 1806, हालांकि लेट हुआ था। इसके पीछे कारण है उसको बताता हूँ। 1806, 1840 और 1843। ठीक है, 1843 ये तीनों। लेकिन यहाँ पे लिखने का कारण ये था क्योंकि ये तीनों बैंक बाद में एमलगमेशन हो गया, मर्जर हो गई तीनों बैंक की, और ये बैंक कन्वर्ट हो गया इंपीरियल बैंक में, जो कि लेटर स्टेजेस में एसबीआई के नाम से जाना जाता है। तो अगर देखा जाए एसबीआई की जो सबसे पहली नींव रखी गई थी वो 1806 में। ठीक है, जो अभी भी एग्जिस्टिंग है। इसके बीच में कई बैंक्स आए, बीच रास्ते में कई बैंक्स आए और कई बैंक का ऑपरेशन सीज हुआ, काम नहीं की बैंक, जैसे और कुछ जो पुराने बैंक जो अभी तक एग्जिस्ट करते रहे हैं, जैसे 1865 का देखा जाए, 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, जो ये पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान किसी इंडियंस के द्वारा सब इंडियन इसमें स्टैब्लिश नहीं हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, लेकिन इलाहाबाद बैंक और औध कमर्शियल बैंक 1891 1881 में औध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई थी। हालांकि इसका भी फंक्शन जो है काफी दिन तक नहीं चला और ये भी ये इस बैंक की भी सर्विस जो बंद हो गई। लेकिन औध कमर्शियल बैंक को फर्स्ट कमर्शियल बैंक फॉर द लिमिटेड लाइबिलिटी जानते हैं। फर्स्ट कमर्शियल बैंक फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी और ये सब वर्ड्स बस अभी सुन लो और इसके बाद में जब हम लोग वीडियोस कंप्लीट करेंगे, आज का नहीं, जब पूरा वीडियो अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस क्लासेस खत्म होगा तब तक ये आपको क्लियर हो जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटीज और ये सब क्या होते हैं टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट कमर्शियल बैंक फॉर द लिमिटेड लाइबिलिटी है 1881। उसके बाद से इसके बाद से बैंक बढ़ते गया। फिर 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। 1894 में पीएनबी की स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद से ऐसे बैंक्स और बीच में बहुत ढेर सारे बैंक बनते रहे और यहाँ पे 1934 एक्ट के तहत
1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, अब इस हिस्ट्री को हम लोग समझते हैं, लेकिन चलो पहले इसको और कंटिन्यू करते हैं। 1935 के बाद से आरबीआई 1949 में स्टेबलाइज हुआ, नेशनलाइज हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ आरबीआई बैंक का 1949 में। ठीक है। उसके बाद से फिर इस विदिन 20 ईयर्स, 20 साल के अंदर और बहुत ढेर सारे बैंकों की स्थापना हुई। 1969 तक पहुंचते पहुंचते इंडिया के पास 14 और कमर्शियल बैंक इंक्लूड हो गए थे, 14 कमर्शियल बैंक है। फिर यहाँ पे एक और रिमार्केबल चेंज आया है 1975 में। नरसिम्हम कमेटी ने रिकमेंड किया कि अभी तक जो भी बैंकिंग के कोर फंक्शंस हो रहे हैं वो सिर्फ रूरल एरियाज में और रिच पीपल के लिए हो रहे हैं, सिर्फ रूरल एरियाज में और रिच पीपल के लिए हो रहे हैं। तो इसको फार फ्लंग एरियाज और रिमोट एरियाज तक पहुंचाया जाए बैंकिंग की सर्विसेज को। सर्विंग द अनसर्व्ड टर्म को क्वाइन किया गया, सर्विंग द अनसर्व्ड, जो अनसर्व्ड रह चुके हैं अब उनको सर्व करने की बारी आ गई है। उसके लिए 1975 की नरसिम्हम कमेटी के तहत आरआरबी बैंक की स्थापना हुई, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई। ठीक है। फिर बीच में फिर और रिवोल्यूशनरी आते रहा बीच में। अब इसके बाद से लगा कि अब चलो बैंकिंग तो अपने एरिया को कवर कर रहा है, तो कुछ स्पेशलाइज बैंक बनने लगे बीच में। स्पेशलाइज बैंक का मतलब जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर से कवर करने के लिए 1982 में नबार्ड की स्थापना हुई, 1982 में नबार्ड की स्थापना हुई। ठीक है। फिर उसके बाद स्पेशलाइज बैंक में देखा जाए तो एक्सिम बैंक बना 1982 में ही, एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक बैंक बनी। उसके बाद से 1988 में हाउसिंग के लिए, हाउसिंग फैसिलिटी को ईज करने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक बना। फिर 1999 में स्टॉक मार्केट को कवर करने के लिए सिडबी की स्थापना हुई, सिडबी की। ठीक है। और ये बैंक का ये एनएचबी, ये बैंक की ये जो रिवॉल्यूशनरी जो चेंजेस जो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं 1770 से जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहुंचे 1990 के बाद से, इसके बाद 1991 मैं इसको यहाँ पे एंड पॉइंट की तरफ दिखला रहा हूँ आपको। 1991 में इंडिया जो है फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी से क्रॉस कर रहा था। उस समय इंडिया बहुत इंपैक्ट हुआ 1991 में। ठीक है। तो उस समय नरसिम्हम कमेटी ने, उस समय आरबीआई ने ये कहा कि अब बैंकिंग को, आरबीआई ने ये कहा कि अब बैंकिंग को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोलना बहुत जरूरी हो गया, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोलना जरूरी हो गया। उस समय 1991 में उन्होंने 10 बैंक को लाइसेंस दिया, और 10 बैंक में से कई बैंक अभी आप लोग अच्छे तरीके जानते हो, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सबको उस समय लाइसेंस मिला हुआ था। लेकिन ये कहानी यहाँ रुकी नहीं, कहानी आगे बढ़ते रही, कहानी आगे बढ़ते रही। और 1998 में अगेन नरसिम्हम कमेटी ने कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स को और इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस तरह यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी जुड़ते रहे, कोटक महिंद्रा बैंक बाद में जुड़ा, बंधन बैंक जुड़ा, यश बैंक जुड़ा, ये सब करके, और ये पूरी स्टोरी चलती रही। ये सारी कहानी, ये रिवॉल्यूशनरी जो मैं बता रहा हूँ, ये 2010 से पहले की कहानी है। फिर बैंक को लगा कि अब और भी हम लोगों को डीप डाइव करना है, और भी अंदर के एरियाज में जाना है। वहां से जन्म हुआ पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ठीक है। तो ये पूरा पूरा एक पेज पे आपको बैंकिंग की हिस्ट्री दिखाई दे रही है। ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री आपको दिख रही है, कहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, 70 से स्टार्ट करके हम लोग 2018-19 तक पहुंच गए। ठीक है। तो अब इस चीज को हम लोग कवर करेंगे अपने अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज में। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो क्या हुआ 1926 में, 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने बताया कि देखिए आपके इंडिया में बहुत बैंक अवेलेबल हो चुके हैं, बहुत ही बैंक हो गए हैं, इसमें तक बहुत बैंक आ भी चुका था, और सारे बैंक अपना अपनी मर्जी से काम कर रहा है। किसी बैंक की कुछ पॉलिसी है, किसी बैंक की डिफरेंट गाइडलाइंस है, किसी बैंक का डिफरेंट एक्ट है, कोई बैंक किसी के अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से लोन दे रहा है, कोई बैंक अपने हिसाब से डिपॉजिट कर रहा है। तो हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बहुत जरूरी है कि किसी एक गाइडलाइन, एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, एक सेटअप प्रोसीजर बनाया जाए, जिसके तहत सारे बैंक को सर्वे किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। बैंक पे कमांड लगाना बहुत जरूरी था। लेकिन 1926 में उनकी बात को उतनी सीरियसली ली नहीं गई उस रिपोर्ट को। लेकिन 1930 आते आते अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, और यूएस में अगर आप 1930 का अगर रोल देखोगे, तो वहां पे एक ह्यूज डिप्रेशन आया, पूरी जो है इकोनॉमी उनकी फॉल डाउन हुई थी, कई बैंक बंद हो गए थे, और जिसका इंपैक्ट इंडियंस के कई बैंक पे पड़ा था। क्योंकि इंडिया ने उस समय तो सिर्फ एक्सपोर्ट पे ध्यान देता था, और रिच पीपल को देता था, जिनका इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली यूएस के स्टॉक मार्केट में होता था, अल्टीमेटली यूएस के मार्केट में होता था। तो वहां पे जो डाउनफॉल हुआ, वहां के बाद से गवर्नमेंट थोड़ी सी सीरियस हुई, और उसने बोला कि
जो हिल्टन यंग कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1926 की, उसके तहत किसी एक बैंक को सेंट्रल बैंक का दर्जा देना होगा। उस सेंट्रल बैंक के दर्जा देने की जब बात आई तो 1934 में एक एक्ट पास हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ। 1 अप्रैल रिजर्व 1935 को इट कमेंट्स इट्स ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई 1934। तो ये एक पूरी कहानी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्यों बनाया गया, क्योंकि एक बैंक ऑफ बैंक्स, एक गवर्नमेंट बैंक की जरूरत थी जो सबको डायरेक्ट कर सके, सबको निर्देश दे सके, सबको समझा सके कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है बैंकिंग के सेक्टर में। ठीक है, अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का जो हेड ऑफिस मुंबई है, सबको पता है। और आरबीआई की अगर मैनेजमेंट टीम की बात करें तो मैनेजमेंट टीम में उनके एक गवर्नर होते हैं जिनको 5 साल का टर्म होता है, फिर 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 15 डायरेक्टर्स होते हैं, और एक फाइनेंशियल सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एडवाइजर भी गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। फाइनेंशियल सेक्रेटरी भी गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होता है आरबीआई की पूरी उसको पढ़ने के लिए। अब आरबीआई का फंक्शन देखते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, और आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस हैं, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई, और 21 रीजनल ऑफिस हैं, और 11 सब ऑफिस थ्रू आउट इंडिया है। लेकिन आरबीआई का फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखोगे तो इशूइंग द करेंसी एंड मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज। करेंसी, बैंक नोट्स बनाने, करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना, करेंसी किस तरीके से रेगुलेट होगा, कैश कितनी करेंसी बनेगी, ये सब, और बैंक फॉर गवर्नमेंट की तरफ वर्क करना। बैंक फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, बैंक को पैसे की जरूरत है, बैंक को डायरेक्शन की जरूरत है, शेड्यूल्ड बैंक को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को एज ए बैंकर ट्रीट करना है। इन सारा जो फंक्शन था ये आरबीआई के द्वारा हैंडल किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहां पे। और इट वर्क्स फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बैंक, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आरबीआई की सब्सिडरीज, आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं तो आरबीआई की सब्सिडरीज के बारे में जान लेते हैं कि आरबीआई की कौन कौन से फुली ओन सब्सिडरी है। हालांकि ये सब्सिडरीज और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन चलिए अभी हम लोग इसको देखते हैं। डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड द क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, बीआरबीएन एमपीएल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनकी आईटी टेक्नोलॉजी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने एक अपना एक अलग वर्टिकल बनाया है रेबिट नाम से। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इफ्तास है। नबार्ड और एनएचपी भी पहले आरबीआई के सब्सिडरी थे, बाद में गवर्नमेंट ने इस एंटिटी को और आरबीआई से ओवरटेक कर लिया। ठीक है, चलिए अब एक एक सब्सिडरीज के बारे में देखते हैं, थोड़ा थोड़ा नॉलेज देखते हैं। बीआरबीएन एमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का मेन काम है बैंक नोट्स को प्रिंट करना। ये पूरी पूरी आरबीआई के अंडर आती है, इसका पूरा आरबीआई का अम्ब्रेला है। और इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने 1995 में बैंक नोट्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए बीआरबीएन एमपीएल की स्थापना हुई थी। और इसके 2 प्रेसेज हैं, एक मैसूर में और एक सारबोनी में। मैसूर और सारबोनी, मैसूर मतलब कर्नाटक स्टेट में और सारबोनी मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट में। ठीक है, ये 2 प्रेसेज हैं। डीआईसीजेसी, डीआईसीजे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड द क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसके लिए मैं आपको एक टर्म में यहां पे बताता हूं कि क्या है। दिस इज अ प्रोटेक्शन कवर फॉर द डिपॉजिटर। प्रोटेक्शन कवर फॉर डिपॉजिटर क्या है इसका मतलब? ओके, डिपॉजिटर के लिए प्रोटेक्शन कवर है। क्या हुआ, 15 जुलाई 1978 में डीआईसीजीसी की स्थापना हुई। अगर एक बैंक, कोई एक बैंक है, उसमें किसी का अकाउंट है, ओके, एक यूजर का बैंक में अकाउंट है, और वो बैंक जो है अचानक से डाउनफॉल हो गया, बैंक बर्बाद हो गई, बैंक लॉस में चली गई, फाइनेंशियल लॉसेस में चली गई, बैंक की पूरा पूरा शेयर डाइवर्सिफाइड हो गया, बट गया, टूट गया। उस केस में जो डिपॉजिटर रहेगा, जो डिपॉजिटर रहेगा, उसकी इंश्योरेंस को, उसके पैसे का कुछ इंश्योरेंस है, जो मैक्सिमम इंश्योरेंस अभी अमाउंट है वो 5 लाख है। तो अगर मैं 5 लाख की बात कर रहा हूँ, एक बैंक में अगर किसी एक डिपॉजिटर का 2 अकाउंट है तो दोनों अकाउंट कंसीडर होगा, दोनों अकाउंट कंसीडर होगा, दोनों मिला के 5 लाख होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट बैंक है तो हर बैंक के लिए 5-5 लाख रुपए का डिपॉजिटर का इंश्योरेंस रहता है। तो इंश्योरेंस आदमी को, डिपॉजिटर को उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचाने के लिए जो इंश्योरेंस की काम करती है वो डीआईसीजीसी करती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड द क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये चीज और याद रखना कि जब भी ये 5 लाख की बात होती है, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में आ जाए, ये 5 लाख का मतलब क्या है। ये 5 लाख प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है,
एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि अगर 4 लाख अगर सबमिट है तुम्हारे पास और इसका इंटरेस्ट अगर 30,000 बनता है तो 4,30,000 तक लिमिट है। लेकिन अगर 5 लाख अगर तुम्हारा अगर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है और इस पर 30,000 अगर इंटरेस्ट है तो पूरा सिर्फ जो इंश्योरेंस जो सिर्फ 5 लाख तक का होता है। तो मैक्सिमम लिमिट इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज द 5 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ट्रिकी तरीके से जब हम लोग क्वेश्चन को रिविजन करेंगे तो उसमें इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देन आ जाओ नबार्ड पे। नबार्ड इज ए स्पेशलाइज्ड बैंक। नबार्ड को बनाने के लिए पहले दो कंपनी थी, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपॉजिट एंड आरपीसीसी, रूरल प्लानिंग सेल कमेटी। ये दोनों गवर्नमेंट की जो कमेटी हुआ करती थी, इसको मर्ज करके इन्होंने नबार्ड का फॉर्मेशन किया। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका होल एंड सोल कंसेप्ट यह है, प्राइमरली फोकसिंग ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री। जो भी फार फ्लंग एरियाज और द रिमोट एरियाज हैं उसमें एग्रीकल्चर और को बढ़ावा देने के लिए और उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए नबार्ड की स्थापना हुई है। ठीक है, इनके चेयरमैन अभी हाल में ही गोविंद जी.आर. चिंताला ने अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, और नबार्ड स्टैब्लिश कब हुआ था? नबार्ड स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को विद द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवारमन कमेटी। बी शिवारमन कमेटी के तहत इन्होंने बताया था कि देखिए एक बैंक जो है स्पेशलाइज्ड बैंक बनानी पड़ेगी जो कि एग्रीकल्चर और माइक्रो फाइनेंसेस में जाकर हेल्प करे। तो वहां पे नबार्ड की स्थापना हुई थी। इनिशियली नबार्ड टोटली जो है आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कैपिटल शेयर करता था, फिर आरबीआई की इक्विटी थी, लेकिन अभी एक पूरी डिफरेंट आइडेंटिटी बन चुकी है विथ ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द 30,000 करोड़। ठीक है, इनिशियल कॉर्पोरेट कितना था? 100 करोड़ से ये स्टार्ट होकर कंपनी अभी 30,000 करोड़ के शेयर कैपिटल के आसपास पहुंच गई। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या है? It serves as an apex financing agency for the institution, providing investment and production credit for promoting the various development activities in the rural areas. ठीक है, रूरल एरियाज में कई भी तरीके के कई गतिविधियां जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं उस चीज को प्रमोट करने के लिए नबार्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, नबार्ड रीफाइनेंसेस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच फाइनेंस द रूरल सेक्टर। बार बार रूरल सेक्टर का जिक्र कर रहा है क्योंकि नबार्ड का मेन फोकस ही वही था। ठीक है, रूरल इकोनॉमी, रूरल सेक्टर, ये सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हो सब नबार्ड से रिलेटेड है। ठीक है, इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिहैबिलिटेशन स्कीम, ये सब चीज नबार्ड की मेन फंक्शन है। और नबार्ड सुपरवाइज किसको करता है? नबार्ड सुपरवाइज करता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इन सारे लोग को जो स्टैचुटरी इनकी जो भी पॉलिसीज रहेंगी, स्टैचुटरी जो भी डायरेक्शन रहेगा वो नबार्ड के द्वारा देखी जाएगी। ठीक है, फिर आप ये जो मैं बता रहा था ना बीच में एक दौर चल रहा था स्पेशलाइज बैंक बनने का कि अब तो बैंकिंग हो गई, डिपॉजिट होने लगा, लोन मिलने लगा, तो अभी कुछ कुछ डिफरेंट एरियाज में स्पेसिफिक बैंक को डालते हैं। उस समय हाउसिंग फाइनेंस को ईज करने के लिए 1988 9 जुलाई 1988 में नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना हुई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन एंटिटी थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नबार्ड का और आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको पता है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। इसका मेन फंक्शन जो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, टू बी ए कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम टू कैटर ऑल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। डिफरेंट सेगमेंट के पॉपुलेशन के लोगों को हाउसिंग लेने में जो ईज होगा वो एनएचबी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड इसीलिए यहाँ पे इस वर्ड को लिखा भी गया है, टू मेकिंग हाउसिंग क्रेडिट मोर एफोर्डेबल। हाउसिंग क्रेडिटेड यानी कि हाउसिंग के लिए जो भी लोन लेते हैं या जो भी पॉलिसी होती है, जो उसका प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट को चैनलाइज करने के लिए एक जो इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी वो है नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, नाउ ईसीजीसी क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट्स ए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पब्लिक। इसका टाइप क्या है? इंश्योरेंस है, इंडस्ट्री इंश्योरेंस है। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा ना, डीआईसीजीसी क्योंकि मैंने क्या बताया? डीआईसीजीसी प्रोटेक्ट इन्वेस्टर ऑफ द डिपोजिटर के जो भी अमाउंट डिपॉजिट है उसका कुछ इंश्योरेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके प्रोटेक्शन कवर की तरह काम करता है डीआईसीजीसी। अब उसी तरह कोई कंपनी है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे काम करती है, जो एक्सपोर्ट करती है, इनके एक्सपोर्ट फैसिलिटी, इनके एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को इंश्योरेंस कौन कवर करेगा? कोई तो करेगा ना। देखो, कोई कंपनी अगर कोई भी चीज मार्केट में एक्सपोर्ट पे भेज रही है, वो किसी तरीके से लॉस हो जाता है, वहां पे लॉस हो गया, उसका एक्सपोर्ट की एंड मटेरियल जो है खराब हो गए, डैमेज हो गए, एक्सपोर्ट की बेटर फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं करा पाया, तो वो सब करने के लिए ईसीजीसी की स्थापना है। इसका मेन ही टारगेट यही है कि जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, जो भी कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं, वो अपने इसके तहत इंश्योरेंस करा सकती है टू प्रिवेंट अगेंस्ट लॉस इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, एंड इट ऑफर्स गारंटी टू बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
टू इनेबल एक्सपोर्टर्स टू ऑब्टेन द बेटर फैसिलिटी। देखो जैसे हाउसिंग बैंक के लिए भी बात किया था कि हाउसिंग फाइनेंस को बेटर अप्रोच देने के लिए एनएचबी की स्थापना, उसी तरह एक्सपोर्ट फैसिलिटीज को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट फैसिलिटी ज्यादा से ज्यादा कंपनी एक्सपोर्ट में लगे, उसको थोड़ा सा रिस्क पीछे से बैकअप मिले कि हाँ तो हम लोग का एक इंश्योरेंस है, अगर कुछ ऐसा लॉस होता है तो हम लोग के पास कुछ पैसे रहेंगे, हम लोग बिल्कुल ही नील नहीं हो जाएंगे। उसके लिए इन्होंने इंश्योरेंस का स्कीम लेकर आया एक्सपोर्ट क्रेडिट में, वो काम किया एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। इट प्रोवाइड द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस टू इंडियन कंपनी investing in the joint venture abroad in the form of equity or loan and advances। तो किसी भी तरीके का फैसिलिटी, अगर आपको लोन चाहिए या कुछ शेयर चाहिए या कुछ इंश्योरेंस कराना है, एडवांस देना है एक्सपोर्ट कंपनी को, तो एक्सपोर्ट कंपनियां किसके पास पहुंचती है? एक्सपोर्ट कंपनियां पहुंचती थी ईसीजीसी के पास, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, तो ये इसकी फैसिलिटीज हम लोग अभी देख ही चुके हैं। एक्सपोर्टर पेमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट रिस्क, कोई रिस्क नहीं रहेगा। गाइडेंस होगा एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में। कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि स्टार्ट करती हैं, उनको गाइडेंस चाहिए होता है कि कैसे एक्सपोर्ट करें, कौन से एरिया में अभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस एरिया में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई ईसीजीसी के द्वारा। ठीक है, मेक इट इजी टू ऑब्टेन द एक्सपोर्ट फाइनेंस फ्रॉम द बैंक। बैंक से जो भी क्या कहते हैं फाइनेंस लेने के लिए एक्सपोर्ट से रिलेटेड, वो उसको आसान हो गया। ठीक है, तो ये जो हम लोग का जो पहला जो आज क्लास था, आरबीआई हिस्ट्री, बैंकिंग हिस्ट्री, सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, जिसमें नाबार्ड, एनएचबी और ईसीजीसी, ये हम लोगों ने आज कवर किया है। और इस पे जो क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हमारे पास टेस्ट बैंक ambitious.baba.com पे 750 बैंकिंग गवर्नेंस के क्वेश्चन हैं, उसको भी आप लोग वो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन इसमें हम लोग हर क्लास में जो भी पढ़ेंगे उसके 5-6 वीडियो उसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, 5-6 क्वेश्चन को, सैंपल क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके सजेशंस बहुत ही वैल्यूएबल हैं। अभी ये हम लोग अभी क्लास को बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये पहला क्लास है, तो अगर आपको लगता है कि किसी तरीके से मॉडिफाई किया जाए, किसी और कोई अगर आपको डाउट्स है, कोई अगर आपकी और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, हम लोगों को सजेशन दें। उससे जैसे कि वीडियो दैट वी कैन कम अप विद द गुड क्वालिटी ऑफ द वीडियो, स्टैटिक वीडियोस ऑन द बैंकिंग अवेयरनेस। ये क्योंकि आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा, और यू कैन रीड इट एनी टाइम वेन एवर यू वांट। ठीक है, तो फिर 9 जून को मिलेंगे सेकंड क्लास में, जिसमें हम लोग बैंक्स इन इंडिया, कमर्शियल बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक, शेड्यूल्ड बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक क्या है, पब्लिक बैंक, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन अपनी तैयारी करते रहिए। इस पे हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे, इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। ओके, थैंक यू।